JRF versus PSG, which is the better option after UGC NET exam? What are the options available after UGC NET exam? How can we join JRF after clearing the UGC NET JRF exam? And how can we join PSG after clearing UGC NET JRF exam? और why you should prepare for UGC NET JRF exam? ये सभी सवाल जो हैं हम सभी के दिमाग में होते हैं, और अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब देखने हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इन सभी सवालों के जो जवाब को मैंने इस वीडियो में समझाया है। तो स्टूडेंट, दिस इज BSI अकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। अगर अभी तक आपने BSI अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो UGC नेट जो एग्जाम होता है उसका क्या हमारे लिए करियर के लिए उसके लिए जो बेटर अपॉर्चुनिटीज है वो क्या क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, UGC नेट एग्जाम्स जो होता है हमारे 2 लेवल का होता है। एग्जाम एक ही होता है, बट हम लोग जो है 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो JRF एग्जाम जो होता है वो 2 लेवल पर होता है। एक तो होता है लेक्चरशिप लेवल पर, जिसे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी कहते हैं, और दूसरे लेवल पे होता है JRF, जिसे हम लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये मान के चलें कि ये जो एग्जाम है आपके एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है और दूसरा होता है आपके लिए फेलोशिप के लिए, यानी फेलोशिप यानी स्कॉलरशिप के लिए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर और जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो सभी में अलग अलग है, जिसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो के अंदर आपको इन सभी को बताऊंगा। आज का जो हमारा वीडियो है ये स्पेशली JRF वर्सेस PSG के लिए है। तो जो हमारे पास UGC नेट एग्जाम को जब हम लोग अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं तब हमारा जो UGC नेट एग्जाम है एज अ JRF क्वालिफाई हो जाता है। तो आप या तो UGC नेट एग्जाम को एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर आप UGC नेट एग्जाम को एज अ JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है यहां पर JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी स्कॉलरशिप। तो आप जब JRF एग्जाम को UGC नेट एग्जाम को एज अ JRF क्वालिफाई करते हैं तब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप रिसर्च पोस्ट या फिर प्रोजेक्ट पोस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए अलग से सेपरेट एडवर्टाइजमेंट निकलता है हमारे इंडिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर या कॉलेज के अंदर, या फिर फेलोशिप क्वालिफाई करने के बाद आप एज अ PhD ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है या फिर कॉलेजेस हैं। अब बात आती है, सबसे पहले हम लोग आते हैं JRF की एज अ रिसर्च पोस्ट या फिर प्रोजेक्ट पोस्ट के लिए। तो जब आप एज अ कहीं पर किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेज के अंदर एज अ JRF प्रोजेक्ट साइंटिस्ट या फिर प्रोजेक्ट रिसर्चर या फिर रिसर्च पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, देखिए यहां पर मैं PhD की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज अ सेपरेट बता रहा हूं आपके लिए। जब आप एज अ JRF क्वालिफाई करने के बाद किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर एज अ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट या फिर रिसर्च पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले हम लोग इनको देखते हैं। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया, तो इसमें आपको फेलोशिप मिलती है। अब ये जो फेलोशिप है, ये जो वर्क है या ये जो पोस्ट है, उस कॉलेज ने, उस यूनिवर्सिटी ने कितने ड्यूरेशन के लिए निकाली है, ये चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात आती है कि जो हम JRF क्वालिफाई करते हैं, JRF हमने जब निकाल लिया तो जो हमें फेलोशिप मिलती है वो 5 इयर्स तक मिलती है। यानी अगर आप किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी आपको फेलोशिप जो है मैक्सिमम 5 इयर्स तक मिल सकती है, और उसके अंदर जो एज अ PhD ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी जो फेलोशिप मिलती है आपको मैक्सिमम 5 इयर्स तक मिल सकती है। अब हम बात करते हैं जो प्रोजेक्ट के लिए जो जगह निकलती है, जो रिसर्च साइंटिस्ट बनते हैं, तो उसमें मान के चलिए अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो 5 इयर्स का है तो उसमें कैसे कैसे होता है। तो जो हमारा फेलोशिप निकालने के बाद जो स्टार्टिंग के जो 2 इयर्स हैं उनको हम कहते हैं JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलो, और इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है 2 साल के लिए, यानी कुल मिलाकर। अब अगला फेज जो है, यानी 2 फेज के अंदर है। फर्स्ट फेज के अंदर JRF एंड सेकंड फेज के अंदर SRF, दैट इज सीनियर रिसर्च फेलो। अब बात आती है कि आप स्टार्टिंग में 2 साल एज अ JRF ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और आखिरी के जो 3 साल होंगे उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो एज अ SRF की मिलेगी। तो इन दोनों में जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट होता है
उसमें थोड़ा सा काफी डिफरेंस है। उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि भाई कितना आपको एज अ जीआरएफ में मिलेगा और कितना आपको एज अ एसआरएफ में मिलेगा। अब बात ही आती है कि क्या 2 साल के कंप्लीट होने के बाद आपको डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा एसआरएफ के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जब प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है तो उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के बाद आपका वर्क का इवैल्यूएशन होगा और उसके लिए एक कमेटी बनेगी, इंस्टीट्यूट की इंटरनल कमेटी होगी या कॉलेज की इंटरनल कमेटी होगी जो आपको जीआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो उसके बाद ही आपको एसआरएफ में आपको रखा जाएगा, आपको प्रमोट किया जाएगा, उसमें आपको फंडिंग मिलेगी। अब बात आती है कि बहुत सी जगह पर, बहुत से इंस्टीट्यूट में इंडिया के अंदर, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो आपके जो जीआरएफ होते हैं, यानी आपका जो जीआरएफ में आपको पोस्ट मिलती है, रिसर्च पोस्ट, उसके लिए भी उसमें काफी थोड़े दिनों के बाद एज आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर आपको उसके अंदर ही पीएचडी मिल जाती है। तो उसके लिए आपको सेपरेट जो है आपको उसके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, मतलब वो इंटरनल होता है, तो वो उसके लिए उनकी खुद का एलिजिबिलिटी होता है कि क्या वो अलग से सेपरेट आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाना चाहते हैं या फिर आपकी एक कमेटी की हेल्प से आपको पीएचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊं कि कैसे बहुत सारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज के अंदर जीआरएफ के अंदर ही रहते रहते आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए सेपरेट पोस्ट निकलती है कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो ये जीआरएफ जो होता है यूजीसी नेट एग्जाम के साथ साथ क्या दूसरी जो फंडिंग एजेंसी है क्या वो भी कराती है? तो देखिए, आप जब जीआरएफ जो है, ये काफी सारी एग्जाम्स होते हैं जीआरएफ के, यानी या तो आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए या फिर आप सीएसआईआर नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। अब इसके अंदर भी आईसीएमआर होता है जो कि मेडिकल फील्ड में होता है, डीबीटी होता है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में होता है। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ गया कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर ज्वाइन करते हैं जीआरएफ, तो उसमें जो फंडिंग एजेंसी है वो डिफरेंट होती है। कुल मिलाकर की जो भी, या तो आपको फंडिंग यूजीसी नेट से प्रोवाइड की जाएगी, या तो आपको फंडिंग सीएसआईआर से प्रोवाइड की जाएगी, या फिर फंडिंग आपको आईसीएमआर से प्रोवाइड की जाएगी, या फिर फंडिंग आपको जो है वो डीबीटी से फंडिंग होगी। तो अब ये बात आती है कि जीआरएफ हमने 5 साल के लिए, मतलब हमने प्रोजेक्ट पोस्ट, रिसर्च पोस्ट पे एज अ रिसर्च साइंटिस्ट या प्रोजेक्ट पोस्ट पे हमने 5 साल के लिए वर्क कर लिया। अब इसके बाद क्या? तो देखिए, इसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। वो आपका डिग्री नहीं होगा, आपका वो सेपरेटली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। अब बात ये आती है आगे कि भाई हमने 5 ईयर टाइम स्पेंड कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया अपनी लाइफ का, करियर का, तो जीआरएफ का यूज क्या है हमारी लाइफ के लिए? तो जब हम लोग एज अ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं तो हमें एक तरह से मौका मिलता है इंडिया की बेस्ट लैबोरेटरीज में काम करने का। फॉर एग्जांपल सीएसआईआर नेट के अंदर आप देखेंगे कि जो लैबोरेटरीज होती है जहां पे एज आपको ट्रेनिंग ऐसा प्रोजेक्ट साइंटिस्ट या फिर आप एज अ जीआरएफ ज्वाइन करते हैं तो आपको बेस्ट लैबोरेटरी में काम करने का मौका मिलता है, बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट के बीच में काम करने का मौका मिलता है। ओके, इसके बाद आप मान लिया आपने 5 साल टाइम स्पेंड कर लिया एज अ जीआरएफ या एसआरएफ मिलाकर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के अंदर। अब आप क्या करोगे? उसके बाद आप सेपरेटली हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 इयर्स है, आपको जो एक्सपीरियंस मिला है, ये आपके करियर में एज अ प्रोजेक्ट जो एज अ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट होगा। उसके लिए आप फर्दर और भी जो है हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अलग से एडवर्टाइजमेंट को देखना पड़ेगा जो कि न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में निकलते हैं। तो ये तो बात थी हमारी कंप्लीटली जीआरएफ की। अब बात ही आती है कि अब हम लोगों ने जीआरएफ को ज्वाइन किया या फिर पीएचडी को ज्वाइन किया, तो हमें एक तरह से, यानी यूजीसी नेट एग्जाम आपने एज अ जीआरएफ क्वालिफाई किया, आपने मान के चलिए आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। अब ये जो जीआरएफ है या फिर एज अ रिसर्च साइंटिस्ट या रिसर्च प्रोजेक्ट साइंटिस्ट है या फिर एज अ पीएचडी है, आपको कब तक ज्वाइन करना है? मान के चले आज की डेट में आपको सर्टिफिकेट मिल गया जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको अगले 2 साल के अंदर एज अ जीआरएफ या प्रोजेक्ट साइंटिस्ट या फिर आपको पीएचडी ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये एक्सपायर हो जाएगा और उसका कोई यूज नहीं होगा। अब बात आती है, ये सारी बात थी जीआरएफ की, अब बात आती है पीएचडी की। तो देखिए, पीएचडी जो है एक डिग्री है जिसके अंदर फेलोशिप मिलती है। तो यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एज अ जीआरएफ आपको फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब आप अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर
कॉलेज के अंदर एज अ पीएचडी ज्वाइन करते हैं तो अब आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो पीएचडी भी दो तरह की होती है, विद फेलोशिप या स्कॉलरशिप, या फिर विदाउट स्कॉलरशिप या विदाउट फेलोशिप। तो अगर आपको स्कॉलरशिप या फेलोशिप प्रोवाइड आपको लेनी है तो उस केस में आपको यूजीसी नेट एग्जाम को एज अ जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब ये बात आती है कि बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं या यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर जो कि विदाउट यूजीसी नेट एग्जाम भी फेलोशिप प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए उनके लिए सर्टेन एलिजिबिलिटी है, अलग से एलिजिबिलिटी है, जिसको हम लोग आगे के वीडियोस में चेक करेंगे। अब देखिए, पीएचडी मान के चलिए फॉर एग्जांपल आईआईटी में अगर आप एज अ ज्वाइन करते हैं पीएचडी, तो वहां पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है स्कॉलरशिप मिलने का वो यूजीसी नेट नहीं बल्कि गेट एग्जाम है। तो गेट एग्जाम भी अगर आपने क्वालिफाई किया है और आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई आपने एज अ जेआरएफ नहीं किया है तो भी आपको फंडिंग मिलेगी एज अ स्कॉलरशिप आपको, क्योंकि वो जो है आपको जो इंस्टीट्यूट है वो आपको जो फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है उसको फंडिंग जो है इंडियन गवर्नमेंट से एज अ सेंट्रली फंडेड या फिर स्टेट फंडेड अवेलेबल होती है। तो जिस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले आप ये चेक करिए कि वेदर दिस इंस्टीट्यूट is getting the funding as from the central government or the state government। उसके बाद ही जो है आप पीएचडी के लिए एज अ स्कॉलरशिप जो है फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखिए, क्योंकि पीएचडी जो है आप देखेंगे आप पीएचडी करते करते जो मिनिमम एज है किसी भी कैंडिडेट की वो 30+ तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसे केस में हमें अपने लाइफ को टाइम स्पेंड करने के साथ साथ हमें भी मनी की जरूरत पड़ती है, सभी को मनी की जरूरत पड़ती है। तो मनी अगर आपको मनी आपको चाहिए एज अ पीएचडी के अंदर फेलोशिप के लिए या फिर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो उस केस में आपको यूजीसी नेट को एग्जाम को क्वालिफाई करना आपके लिए मस्ट है। ओके, तो अब आपको मैंने बताया कि जो जेआरएफ है एज अ सेपरेट आप रिसर्च पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए ज्वाइन करते हैं तो वो एज अ पोस्ट है, वो डिग्री नहीं है। पीएचडी जो है वो आपकी डिग्री है। अब बात ये आती है कि भाई हम लोग यूजीसी अब जेआरएफ के लिए जाए या पीएचडी के लिए जाए आफ्टर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, तो वो भी डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आप आगे फर्दर पीएचडी करने के बाद टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर कई और फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस केस में आपको पीएचडी ऑप्शन जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। या फिर आप एज अ साइंटिस्ट फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट के वर्क में वर्क करना चाहते हैं या फिर आगे फर्दर जॉब के प्रोस्पेक्ट में जाना चाहते हैं तो जेआरएफ ज्वाइन करना आपके लिए वो बेटर रहेगा। तो ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आफ्टर यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो है हमें किसको ज्वाइन करना है। तो ये जो जेआरएफ वर्सेस पीएचडी का इस वीडियो है इसमें हमने देखा कि जेआरएफ और पीएचडी दोनों जो है सेपरेट फील्ड है और दोनों के लिए आपका जो खुद का इंटरेस्ट है वो बताएगा कि आप जेआरएफ के अंदर जाना चाहते हैं। देखिए, जब मैं जेआरएफ कह रहा हूं इसका मतलब है हम लोग प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज में और इंस्टीट्यूट में निकलते हैं। और जब हम पीएचडी की बात करते हैं तो हम लोग एज अ डिग्री की बात करते हैं। तो आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स को आपके लिए जितने भी जो आपके माइंड में जो भी मिसकंसेप्शन उठते हैं जेआरएफ और पीएचडी को लेकर वो उनको दूर किया होगा। अगर नहीं तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उनका आंसर्स को आपको कमेंट करूंगा। और स्टूडेंट्स आप इसी तरह से बीएसआई एकेडमी चैनल को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।